डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में हमने कहा था कि फ्लो ऑफ पार्टिकल या सॉल्वेंट्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे सॉल्वेंट से। और हमने कहा था कि पार्टिकल्स किधर से किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और इसमें लेकिन एक यह है कि यहाँ पर बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ। लेकिन डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। बट डिफ्यूजन में पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, लेकिन वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता। जैसे कि हम अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जला दें तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है वो लाइट, वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। या हम अगर बत्ती जलाएं तो कुछ देर बाद देखेंगे कि अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में आने लगती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर है तो सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस पे लगने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, pressure applied on solution site to stop the process of osmosis. To stop the process of osmosis is known as osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाता है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये प्रेशर किस तरफ लगाया जाता है? सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाता है। क्यों सॉल्यूशन की तरफ? क्योंकि पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, उस पिस्टन से हल्का सा प्रेशर लगाते हैं कि ये प्रोसेस रुक जाए। ऐसा ना हो कि उल्टा प्रोसेस चलने लगे, पार्टिकल्स का मूवमेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने लगे। यदि ऐसा हो जाए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस में पार्टिकल्स मूव करते हैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? तीन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट किधर से किधर की तरफ होता है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब ऑस्मोटिक प्रोसेस, ये तो ऑस्मोसिस हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि अब इसी ऑस्मोसिस प्रक्रिया को रोकने के लिए, जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया हो रही है उसी को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन की तरफ हल्का सा प्रेशर लगा दें। उतना ही प्रेशर लगाना है कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए। तो हल्का सा प्रेशर लगाया तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स का मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था वो रुक जाएगा और उस प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सपोज करिए कि ये प्रेशर हम कुछ ज्यादा लगा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर, एक्स्ट्रा देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें तो क्या होगा? प्रक्रिया प्रोसेस उल्टा चलने लगेगा, प्रोसेस उल्टा होने लगेगा। जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था अब क्या हो जाएगा? वो प्रोसेस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगा। और जब प्रोसेस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होगा तो सीधे प्रोसेस को, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन वाले प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने वाली प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ये भी एग्जाम में आता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें कि पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, कहने का मतलब ये है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगे, जबकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हायर से लोअर की तरफ हो रहा था। और रिवर्स ऑस्मोसिस तब होता है जब प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो फिलहाल हम ऑस्मोटिक प्रेशर को देख रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको समझ में आ गया होगा कि वो प्रेशर जो कि सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाता है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है?
अब हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए वॉन टॉप ने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं वॉन टॉप लॉ। तो इसको देखेंगे। अगला नेक्स्ट, वॉन टॉप लॉ, वॉन टॉप का नियम। देखिए वॉन टॉप ने क्या कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए वॉन टॉप ने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं वॉन टॉप लॉ। तो उन्होंने क्या कहा अपने लॉ में, वॉन टॉप ने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज डिनोटेड बाय पाई। किताब में आपको बुक में पी भी मिलेगा, तो पी ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड पाई इज ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया और इन्होंने कहा कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। क्लियर है, ऐसा वॉन टॉप ने कहा। तो पाई क्या है यहाँ पर, पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर and C that is concentration, concentration of solution and T that is temperature। ये क्या है आपका टेम्परेचर है। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो पाई इक्वल टू आ जाता है, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे दैट इज आर सी टी। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी आर टी। तो अब देखिए आर क्या है, R that is solution constant, solution constant। जब हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते थे तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ रखा था PV इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन ये था। यहां पर जो R था वो था गैस कांस्टेंट, यहां पर R क्या है दैट इज गैस कांस्टेंट। P प्रेशर, V जो है वॉल्यूम था, N नंबर ऑफ मोल, R आपका गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। लेकिन जो यहाँ पर R है दैट इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे तो यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट वैल्यू दोनों की सेम होगी। जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू थी वही सॉल्यूशन कांस्टेंट की। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन, T टेम्परेचर एंड R इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बट R इज द गैस कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है, तो R यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट और सॉल्यूशन कांस्टेंट गैस कांस्टेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। और एक चीज, अब यहाँ पर C क्या है, C दैट इज कंसंट्रेशन, C आपका कंसंट्रेशन है। अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, दैट इज C कंसंट्रेशन। कोई किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के डिफरेंस का होता है। तो दैट इज C इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब हम देखते हैं C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को किससे डिनोट करते हैं, N, और वॉल्यूम को V से। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, N अपॉन V। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं C की जगह पर पाई इक्वल टू N अपॉन V R T। क्लियर है, अब V इस तरफ चला जाएगा तो पाई V इक्वल टू N R T एंड दिस इक्वेशन इज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये इक्वेशन वॉन टॉप ने दिया फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फाइनल इक्वेशन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल पाई बी इज इक्वल टू एनआरटी, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, बी वॉल्यूम हो गया, एन मोलों की संख्या और आर दैट इज सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। अब एन की जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एन क्या है, एन है दैट इज नंबर ऑफ मोल। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, वेट, गिवन वेट। तो ये आपका W गिवन वेट अपॉन मोलर मास दैट इज M। तो N की जगह पर हम इसको रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई B इज इक्वल टू W। और चूंकि हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA ये हो जाएगा। तो दैट इज WA अपॉन MA
RT। क्लियर है? टी मोलर मास, यहाँ पर ये फॉर्मूला भी मोलर मास निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला भी, ये दोनों ही आपके, तो ये दिस इक्वेशन इज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ यहाँ पर आप मोलर मास भी निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो ये फाइनल इक्वेशन है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का। यहीं पर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने देख लिया। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो गई तो वॉन्ट्रॉप ने ये कहा कि हम जो है किसी भी सॉल्यूशन का, कोई भी सॉल्यूशन है, उसके मोलर मास को हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यूज की फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में या तो डिसोसिएट होते हैं या तो एसोसिएट होते हैं। अब डिसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल टूट रहे हैं और एसोसिएशन का मतलब है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। तो देखिए वॉन्ट्रॉप के अकॉर्डिंग तो उन्होंने इस चीज को कहने का मतलब मोलर मास जो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा उसके लिए उन्होंने एक फैक्टर दिया, दैट इज वॉन्ट्रॉप फैक्टर। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी दैट इज वॉन्ट्रॉप फैक्टर। वॉन्ट्रॉप फैक्टर, तो वॉन्ट्रॉप फैक्टर में उन्होंने क्या कहा? वॉन्ट्रॉप फैक्टर को I से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई I। तो I बराबर क्या होता है? वॉन्ट्रॉप फैक्टर क्या है? तो दैट इज I इज इक्वल टू क्या होता है? दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में इन्होंने I को कहा कि I दैट इज वॉन्ट्रॉप फैक्टर, तो I किसके बराबर होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नॉर्मल वैल्यू का रेशियो। फिर मोलर मास के टर्म में उन्होंने कहा कि मोलर मास, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो I इक्वल टू उन्होंने कहा कि मोलर मास क्या होगा? तो मोलर मास दैट इज आपका क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल मोलर मास, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्लियर है? I इज इक्वल टू ऑल्सो नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो इन्होंने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए, देखिए दिमाग में रखना है कि वॉन्ट्रॉप फैक्टर का यूज क्यों किया गया। तो वॉन्ट्रॉप ने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स की एग्जैक्ट हम मोलर मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स के एग्जैक्ट मोलर मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं। कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट particles cannot be calculated। क्यों भाई? क्योंकि because solute particles are may be associated or डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। क्लियर है? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं? लेकिन ये है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं, इसलिए हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट, मोलर मास की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो मोलर मास की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या आया? वॉन्ट्रॉप फैक्टर आया, वॉन्ट्रॉप ने दिया वॉन्ट्रॉप फैक्टर। तो अब देखिए वॉन्ट्रॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होगी जब एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो जब देखिए डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, देखिए अब डिसोसिएशन का मतलब समझे, सॉल्यूट पार्टिकल्स का टूटना, वियोजन, सॉल्यूट पार्टिकल्स का टूटना, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे और पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, और जब और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे
कि सोल्यूट की संख्या, सोल्यूट के मोलों की संख्या और ज्यादा हो जाएगी। और हमने पहले ही बताया कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस बात पर निर्भर करती है, सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करती है। जब सोल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो होगी I इज ग्रेटर देन, I की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी I इज ग्रेटर देन 1, I जो है 1 से ज्यादा हो जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि जो है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेस, और जब सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो I की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा हो जाएगी। अब जब डिसोसिएशन में I की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिल करके एक बड़े पार्टिकल्स बना रहे हैं। तो जब आपस में छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़े पार्टिकल बनाएंगे तो सोल्यूट पार्टिकल की संख्या सॉल्यूशन में कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, I इज लेस देन 1, I लेस देन 1 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स decreases after association of solute particles, आफ्टर एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। क्योंकि जो है एसोसिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ करके एक बड़े मॉलिक्यूल बना लेना, संगुणन हो जाना मॉलिक्यूल्स का। जब सोल्यूट पार्टिकल्स संगुणित होकर के बड़े मॉलिक्यूल बना लेंगे तो क्या होगा, I इज लेस देन 1। और जब एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों ही ना हो, मान लेते हैं कि सोल्यूट पार्टिकल ना तो एसोसिएट हो रहे हैं ना डिसोसिएट, ना तो वो टूट रहे हैं ना ही जुड़ रहे हैं, तो I क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा है कि व्हेन सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी dissociated or associated in solution then I is equal to, तो क्या होगा, I is equal to 1, I की वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाएगी। अब ऐसा कब होगा कि जब पार्टिकल एसोसिएट नहीं होंगे, तो पार्टिकल्स डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो सॉल्यूशन में, उसके लिए सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो आपके सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल ना तो डिसोसिएट होंगे और ना ही एसोसिएट होंगे। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो ना एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा, और I जो है I की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। अब जब वांट ऑफ फैक्टर बताया वांट ऑफ ने, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 थी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में को वांट ऑफ फैक्टर के टर्म में उन्होंने डिफाइन किया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी in terms of want of factor, तो want of factor के टर्म में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या थी। तो देखिए 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, दैट इज P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XA। ये था यहाँ पर P नॉट क्या था, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल टू XA क्या था, ये था सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अब वांट ऑफ फैक्टर के टर्म में होगा तो वांट ऑफ फैक्टर का क्या हम कैसे डिनोट करते हैं, I से, तो यहाँ पर I लगा देंगे, यहाँ आगे क्या लगा देंगे I,
तो ये हो गया कोलिगेटिव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर आई लगा देंगे जब हम वांट ऑफ फैक्टर के टर्म में बात करेंगे। ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या आपको दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या था के बी एम। ये इक्वेशन मिला था, एम की जगह मोलैरिटी थी वहां पे हमने वैल्यू रख दिए थे, लेकिन इक्वेशन छोटा इक्वेशन शॉर्ट में देखे क्या था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। और जब हम वांट ऑफ फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर आई लगा देंगे। क्लियर है। अब थर्ड क्या था दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम और वांट ऑफ फैक्टर तो यहाँ पर आई लगा देंगे तो आई के एफ एम हो जाएगा। और लास्ट दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या मिला था पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी और वांट ऑफ फैक्टर के टर्म में तो यहाँ पर आई लगा देंगे। तो पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर होगा तो सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आपके इक्वेशन में आई की वैल्यू ऐड कर देंगे। और यदि आई वांट ऑफ फैक्टर नहीं है तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। वांट ऑफ होगा तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम, आई के एफ, आई एन आर टी। ये हो जाएंगे आपके। तो यहीं पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आपका वांट ऑफ फैक्टर्स लगभग सभी क्लियर हो जाते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।